नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सर्जना टाइम्स। दोस्तों, आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार को, आपके दोस्तों को और आपके अड़ोसी पड़ोसी सबको मैं कामना करता हूं कि देश के इस गौरवशाली वर्ष को आप यूं ही इसी तरह हर वर्ष मनाते रहेंगे। अब मैं आज की बात पर आता हूं। प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया। भाषण करीब 1 घंटा 3 मिनट का था। उसमें प्रधानमंत्री ने क्या क्या बोला वो तो सब लोगों ने, आप लोगों ने सुना होगा, परंतु मैं आज उस भाषण का कुछ विश्लेषण और कुछ पार्ट आपको दिखाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से इस देश की जनता के साथ छलावा होता है या उनके साथ फायदा होता है। ये सब अब आप मेरे मुंह से सुनेंगे, परंतु जो जमीन पर है उसी को मैं आपको बताऊंगा। उससे बाहर एक भी चीज मैं नहीं बताऊंगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज करीब 100 दिन के आसपास उसको हो गए हैं। इन 100 दिनों में प्रधानमंत्री ने 7 तो रैलियां की हैं। चुनावी रैलियां भी कह सकते हैं और वैसी रैलियां भी कह सकते हैं, उद्घाटन वाली रैलियां, क्योंकि प्रधानमंत्री को शौक है हर छोटी सी छोटी चीज को इवेंट के रूप में मनाने की। 4 बार सेनाओं के बीच रहे हैं ये, और लगभग 2 दर्जन सरकारी और गैर सरकारी ऐसी मीटिंगें की हैं जिनमें सरकार के अपने फैसले होते हैं और सरकार के लिए उनमें कुछ फैसले आम पब्लिक के लिए होते हैं तो कुछ फैसले और लोगों के लिए भी होते हैं। इन सबको समेटकर, यानी 100 दिन में जो प्रोग्राम हुए उनको समेटकर आज प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से आपके सामने रख दिया। पहली बार यह देखने को आया है कि पहली बार प्रधानमंत्री ने चंद्रशेखर आजाद का नाम नहीं लिया, पहली बार भगत सिंह का नाम नहीं लिया, पहली बार सुभाष चंद्र बोस का नाम भी नहीं लिया। इस बार नाम लिया तो आरएसएस का। आरएसएस जो बीजेपी की पितृ संस्था है उसका नाम लिया। उसका बखान करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 साल हो गए और 100 साल ये देश की सेवा में इन्होंने काम किया है। के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है एक प्रकार से। ये आपको याद होगा कि आरएसएस के सावरकर और मुस्लिम लीग के जिन्ना 2 ऐसे लोग थे जो इस देश का बंटवारा, यानी दो नेशन थ्योरी पर काम करते थे, परंतु महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस वाले इस थ्योरी पर काम नहीं करते थे। ये इसीलिए इस देश का 2 जगह बंटवारा हुआ। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां से केवल 90 लाख मुसलमान गए हैं, बाकी 4 करोड़ मुसलमान यहां रह गए। खैर, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आज मैं आपको वो चीजें मैं आपको बताऊंगा जो प्रधानमंत्री की छवि को कमजोर कर रही है। कमजोर प्रधानमंत्री क्यों कमजोर है? कभी अमेरिका के सामने घुटने टेक देते हैं तो कभी चीन के जाके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। उसके बाद वो लाल किले के प्राचीर से आखिर आरएसएस को याद क्यों कर रहे हैं? आरएसएस का नाम क्यों ले रहे हैं प्रधानमंत्री? यह वाकई अद्भुत है कि आरएसएस का नाम
आज प्रधानमंत्री ने लिया। चलिए खैर, अब मैं आगे बढ़ता हूं। 15,000 युवाओं को आत्मनिर्भरता। कोविड के बाद आपने सुना होगा प्रधानमंत्री ने कई बार, करीब 112 बार आत्मनिर्भरता का नारा दिया कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, सबको इसमें काम करना चाहिए, मेक इन इंडिया, उसके अलावा लोकल फॉर वोकल। इन सब बातों को करते करते प्रधानमंत्री अमेरिका से चीन पहुंच गए। चीन के सामने उन्होंने अपने जो मजबूरी है उसको रख दिया। अमेरिका ने टैक्स बढ़ाया, अमेरिका ने जो ट्रेड हमारे यहां से होता था उस पर टैक्स बढ़ा दिया, तो ये चाइना की उसमें पहुंच गए। मैं किसानों के लिए, प्रधानमंत्री ने कहा, मैं किसानों, मछुआरों के हक, पशुपालकों के हक और इनके लिए हमेशा करता रहूंगा, कुछ ना कुछ इनको कुछ नहीं, नुकसान नहीं होने दूंगा। ये बात अमेरिका के संदर्भ में प्रधानमंत्री बोल रहे थे पिछले दिनों। परंतु कुछ आज जो प्रधानमंत्री ने बोला, उस देश को, इस देश में किस तरह से गरीब आदमी मर रहा है, किसान की आय नहीं बढ़ रही, वो आत्महत्या करने पर मजबूर है, युवा सड़क पर घूम रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं है, बेरोजगार है, महंगाई अपने चरम पर है। चाहे सरकारी आंकड़े कुछ भी कहते हो, परंतु महंगाई चरम पर है। उसके प्रधानमंत्री की बातों पर अगर आया जाए तो देश की जो 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है उसका अगर आपको हिसाब लगाकर बताया जाए, और वो हिसाब भी ऐसा है कि जो आपको चौंका सकता है, चौंकाने वाले हिसाब का आंकड़ा मैं आज आपके सामने रखता हूं। प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे देश की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है। बिल्कुल है, मैं भी मानता हूं इसको। परंतु अगर इसको आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना चाहें तो वो 330 लाख करोड़ बनता है। अगर इस 330 करोड़ में से अदानी अंबानी की संपत्ति को अगर निकाल दिया जाए तो आप सोच सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर ये 4 ट्रिलियन की है तो $208 प्रति व्यक्ति आय बैठती, यानी 2,45,000 रुपए प्रति व्यक्ति की आय इससे बैठेगी। और अगर इसमें से अंबानी अडानी की संपत्ति को निकाल दिया जाए जो करीब $2 बिलियन की है, अगर उसे निकाल दिया जाए तो इस देश की प्रति व्यक्ति आय 2,45,000 पर आ जाएगी। और अगर 2,45,000 से घटकर 2,37,000 पर आ जाएगी। और अगर इस देश के टॉप 10 इंडियंस जो हैं उनके कई संपत्ति को भी इसमें से निकाल लिया जाए, यानी उन 10 टॉप 10 रईसों की संपत्ति को भी अगर निकाल दिया जाए तो आपकी आय प्रति व्यक्ति 2,19,000 आ जाएगी। और अगर इस देश के टॉप 200 कॉर्पोरेट या उद्योगपति या जो बिजनेसमैन हैं उनकी भी संपत्ति को इसमें से निकाल दिया जाए 4 ट्रिलियन में से, तो आपकी कुल आय जो प्रति व्यक्ति आ जाएगी वो 1,88,000 पर आ जाएगी। अगर 1% जो अमीर है, बहुत ज्यादा सुपर अमीर है, वो अगर उनकी संपत्ति को भी इसमें से निकाल दिया जाए तो आपकी जो इनकम है वो 1,51,000 हो जाएगी। और अगर आप टॉप 10% जो टॉप के जो रईस है, इस देश में रईसों की कैटेगरी अलग अलग है। जो टॉप रईस है, मैं 1% वालों की बात नहीं कर रहा, मैं उससे अलग वालों की बात कर रहा हूं, जो इस देश में एसेट्स बनाकर बैठे हुए हैं, अगर उनकी संपत्ति को भी, आपकी संपत्ति 4 ट्रिलियन में से निकाल दिया जाए तो आपकी इनकम 99,000 रह जाएगी। और अगर 10% लोगों की, प्रधानमंत्री ये भी तो कहते हैं कि आय बढ़ती जा रही है, वो जो 10% जिनकी आय बढ़ रही है इस समय, उसमें कई अलग अलग क्षेत्रों के लोग हो सकते हैं, उसमें उद्योगपति भी हो सकते हैं, उसमें दुकानदार भी हो सकते हैं, उसमें जो मॉल्स की चेन बनाने वाले वो भी हो सकते हैं,
अगर उनकी संपत्ति को भी इसमें से निकाल दिया जाए तो आपकी इनकम 60,000 पर आकर टिक जाएगी, यानी 5,000 रुपए महीने की आपकी इनकम है। आप सोचिए 5,000 रुपए जिसकी इनकम होगी वो कहां खड़ा होगा, किस तरह अपने परिवार को पालेगा। और प्रधानमंत्री इसका तमगा अपने सीने पर लगा घूमते हैं कि देश की जो संपत्ति है वो $4 ट्रिलियन में हो गई। बहुत बढ़िया बात है। अब बारिश का मौसम चल रहा है, 15 अगस्त बारिश के बीच में ही आता है। मुझे तो ये डर है या डर था कि प्रधानमंत्री ये ना कहने लगे देखिए मैंने बारिश बहुत अच्छी करा दी है, इस बार किसानों की इनकम बहुत डबल हो जाएगी, किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा और हर तरह का फायदा ही फायदा होगा। परंतु दूसरी तरफ अगर फर्टिलाइजर की लाइन पर में खड़े हुए किसानों को आप देख लेंगे, इस देश के किसान को, अन्नदाता को, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि दो रात या दो दिन, तीन दिन वो लाइन में खड़ा रहता और उसको एक बोरी फर्टिलाइजर की मिलती है, यूरिया की मिलती है। ये इस देश का हाल है। और दूसरा, अगर ये फर्टिलाइजर चाइना देना बंद कर दे भारत को, तो आप सोच सकते हैं क्या हालत हो जाएगी देश की। इस देश का किसान भूखों मरने के कगार पर आ जाएगा। ये है हमारे देश की हकीकत। अब आप सब कुछ सुन ही रहे हैं तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री की बात सुन लीजिए। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। आज जब वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्वार्थ दिनों दिन बढ़ रहा है, तब समय की मांग है कि हम उन संकटों के रोते बैठने की जरूरत नहीं है, हिम्मत के साथ हम अपनी लकीर को लंबी करें। और मैं 25 साल के शासन के अनुभव से कह सकता हूं, अगर ये रास्ता हमने चुन लिया, हर किसी ने चुन लिया, तो फिर कोई स्वार्थ हमें अपनी चंगुल में नहीं फंसा सकता है। मोदी जी जानते हैं कि अगर किसान रूठ गया, पशुपालक रूठ गया, मजदूर रूठ गया, तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। क्योंकि 23 करोड़ वोट बीजेपी को मिला था, 23 करोड़ में से 20 करोड़ घट जाएगा और आप सोच सकते 3 करोड़ वोटर का क्या परिणाम निकलता है। 15 सीट, 10 सीट, 20 सीट, 30 सीट तक आकर अटक जाएंगे। तो इसीलिए ये बार बार इसकी बात कर रहे हैं। ये अलग बात है कि ये अमेरिका के संदर्भ में बोल रहे थे। अमेरिका क्यों कहा? क्योंकि अमेरिका से अभी एक समझौता होने वाला था जिसमें दूध की जो प्रोडक्ट है उसका और खेती के प्रोडक्ट का एग्रीमेंट होना था, जिसे भारत ने नहीं किया। ये बहुत अच्छा काम हुआ है, हमारे अन्नदाता के लिए बहुत फायदेमंद सौदा रहा है ये। खैर, उधर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब इस देश में, आपने पूरा भाषण सुना होगा, देश विकसित हो चुका है। प्रधानमंत्री के अगर आंकड़ों पर जाया जाए तो आप सोचिए, इस देश में 3 करोड़ तो लखपति दीदियां हैं और 9 करोड़ ऐसे किसान हैं, या 9 करोड़ से ज्यादा ऐसे किसान हैं जिन्हें कोई समस्या ही नहीं है। वो अपना बढ़िया काम कर रहे हैं और बढ़िया अपना पैसा कमा रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री का मानना है, मेरा यह मानना नहीं है, प्रधानमंत्री का मानना है। परंतु और 3 करोड़ 50 लाख युवाओं को हम लोन दे चुके हैं उद्योग लगाने के लिए। आपने सुना होगा ना, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, उसके तहत। दूसरी तरफ हमने बुजुर्गों और विकलांगों के लिए अलग से योजनाएं बनाई हैं, जो कि इस देश में करीब 2 करोड़ है। अगर आप इन सबको जोड़ते हुए, और मुद्रा योजना में जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने
35 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के तहत लाभ पहुंचा है। अगर सबको जोड़ दीजिए, 3 करोड़ लखपति दीदियों को जोड़ दीजिए, किसानों को जोड़ दीजिए, तो ये करीब 60 करोड़ लोग बैठ जाते हैं। 60 करोड़ में से 140 करोड़ में से 60 करोड़ को आप निकाल दीजिए। 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनमें 18 साल से कम के युवा बहुत ज्यादा है। अगर उन्हें भी घटा दीजिए आप, तो बहुत कम लोग इस देश में बचेंगे, बहुत कम करोड़ बचेंगे जो प्रधानमंत्री की किसी भी योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। ऐसा मैं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, परंतु आप एक बात और इस पर ध्यान दीजिए कि जब प्रधानमंत्री की नजरों में देश विकसित हो गया है, विकासशील देशों की गिनती से अब हट गया है, क्योंकि 60 करोड़ लोग तो करोड़पति बन गए इस देश में, तो ऐसे में अगर 200 कॉरपोरेट घराने केवल 25 लाख लोगों को नौकरी दे रहे हैं, और ये वही घराने हैं जिनके लिए अमेरिका में जाकर प्रधानमंत्री गिड़गिड़ाते हैं। अमेरिका में केस प्रधानमंत्री की वजह से रुका हुआ है एक उनके दोस्त के ऊपर। उसी कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए चाइना के पीछे इस समय पड़े हुए हैं, क्योंकि जो टैक्स अमेरिका ने बढ़ाया है उसकी काट इससे चीन से निकालना चाहते हैं प्रधानमंत्री, इसलिए चीन के पीछे पड़े हुए हैं। उसी कॉरपोरेट के लिए, आम आदमी के लिए नहीं है। ये जितनी भी डील्स होती हैं सारी डील आम आदमी के लिए नहीं होती, वो आम आदमी तो यहां भुगतता है उन्हें। अब चीन से डील होने वाली है, पहले अमेरिका से डील होने वाली थी, वो रद्द हो गई, तो अब चीन से डील होने वाली है। इसमें भी कहीं ना कहीं कॉरपोरेट का फायदा है। कॉरपोरेट का फायदा हर कदम पर प्रधानमंत्री लाते हैं। किसानों का जिक्र करते हैं, परंतु आपको यह भी याद होगा कि किस तरह से 3 कृषि कानून लाए गए थे कॉरपोरेट को ध्यान में रखते हुए। अगर उस समय किसान नहीं जागता तो इस देश में 100 रुपए किलो में गेहूं बिकता आज। आप सोच सकते हैं, यह है प्रधानमंत्री का फायदे का सौदा। यह है 60 करोड़ लोगों को करोड़पति बनाने का, 3 करोड़ लखपति दीदियों का फायदा। आप हैरान होंगे इस आंकड़े को सुनकर कि इस समय देश में सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार है, रोजगार नहीं है। जब 200 बड़े घराने केवल 25 लाख लोगों को नौकरी देंगे, छोटे उद्योग खत्म हो जाएंगे, जीएसटी की मार हो जाएगी, नोटबंदी की मार हो जाएगी, तो कहां से विकसित देश हो जाएगा ये। जो बुजुर्गों की बात कही, बुजुर्ग पेंशन के नाम पर जो घोटाले हो रहे हैं, कृषि कानून, कृषि बीमा के नाम पर जो घोटाले हो रहे हैं, उसका कई बार चिट्ठा मैं खोल चुका हूं, पहले भी खोला है। उसके अलावा जो मुद्रा योजना दी गई जिसमें 35 करोड़ का बखान प्रधानमंत्री करते हैं, आप उसके आंकड़े कभी मंगवाइए ना आरटीआई डाल के, आपको पता चल जाएगा कि उसमें किस तरह से सत्ता के नजदीक वाले लोग फायदा उठा गए और जिसको वो पहुंचना चाहिए था पैसा, उसको नहीं पहुंचा। अब प्रधानमंत्री की बातों पर आप भरोसा करिए, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री चुनाव जीतने के लिए सारी संस्थाओं का नाश कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। दोस्त को बचाने के लिए अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो अमीरों के लिए करते हैं। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगार इस देश में, सबसे ज्यादा गरीबी इस देश में, सबसे ज्यादा भुखमरी इस देश में। क्यों? क्योंकि आप 91 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं। अगर 60 करोड़ और 91 करोड़ को जोड़ दिया जाए 150 करोड़ बैठ जाते हैं। तो क्या इतनी असमानता होगी कि एक तरफ तो भूखे मर रहे हैं, उनको आप दे रहे हैं, और एक तरफ 60 करोड़ वो बहुत टॉप पे पहुंच गए हैं? सोचने वाली बात है। प्रधानमंत्री किस तरह से ये बोल जाते हैं, समझ से परे है। आंकड़े इन्हें कौन देता है? प्रधानमंत्री कार्यालय में कौन आदमी ऐसा बैठा हुआ है जो इन्हें बरगला देता है? नहीं तो अगर आंकड़ों पर फोकस किया जाए तो आज भी देश में 91 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5 किलो राशन पर जिंदा है। कोई विकसित नहीं हुआ है देश, उल्टा बेरोजगारी बढ़ी है, भुखमरी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, इसका कोई जिक्र नहीं है। आरएसएस का गुणगान और अपने मित्रों का फायदा, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप अंधेरे में रहिए। एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा खुश रहें।
नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।